नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं अजीत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबरों में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। भारत में 26/11 मुंबई हमले जैसी साजिश नाकाम हुई है। भारतीय समुद्री सीमा में पाकिस्तान की एक बोट देखी गई। बताया जाता है कि जब इस नाव को कोस्ट गार्ड ने घेरा तो बोट में मौजूद 4 लोगों ने उसमें विस्फोट कर दिया। बोट पर सवार 4 लोगों में से अब तक किसी के भी अवशेष नहीं मिले हैं और इसलिए इसे लेकर नेवी और कोस्ट गार्ड अलर्ट हो गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। यह घटना 31 दिसंबर की रात की है। कराची के केपी बंदरगाह से एक बोट निकली थी जो गुजरात सीमा की ओर आ रही थी। जब तक नेवी और कोस्ट गार्ड इस नाव का पता लगाते तब तक ये पोरबंदर के काफी निकट पहुंच गई थी, लेकिन कोस्ट गार्ड ने नाव का समुद्र में ही इस नाव को घेर लिया और अपने को घिरता देख इस बोट में विस्फोट कर दिया इस पर सवार लोगों ने। लेकिन वो कहां गए? क्या वो इस विस्फोट के शिकार हो गए या फिर कहीं और निकल गए? अभी तक इन बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है। डीडीजी ऑपरेशन केआर नौटियाल ने यह बताया कि गुप्त सूचना के बाद बोट की तरफ एयरक्राफ्ट भेजा गया था, लेकिन उसे देखते ही संदिग्धों ने बोट में विस्फोट कर दिया। रात को 11:30 बजे के आसपास हमारा जो जहाज है वो भी वहां पहुंच गया। जब उस जहाज ने उसको कन्फ्रंट किया तो उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है जैसे भी है। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया। और रक्षा विशेषज्ञों ने कोस्ट गार्ड के काम की तारीफ करते हुए भारत को और सावधान रहने की सलाह दी है। ये हमला बहुत बड़ा हो सकता था। ये हमला अपने आप में एक बहुत जिसको कहते हैं घातक सिद्ध हो जाता अगर इसको वो ठीक तरीके से अंजाम दे देते। पोरबंदर से की तरफ था, अब वो कहां जाता। और इस समय जो आप देख रहे हैं न्यू ईयर्स की बात आ गई है और मामला कुछ और हो जाता। हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस इंसिडेंट ने यह बता दिया है कि चौकसी में तो रत्ती भर का भी अंतर नहीं आना चाहिए। लगता है कि कोई बड़े हमले की या कोई बड़े आतंकवादी स्ट्राइक की ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 26/11 में भी ये जो आतंकवादी मटेरियल आया था या आतंकवादी लोग जो आए थे वो सब भी समुद्र के जरिए आए थे। उसी तरह का लगता है। चिंता की बात यह है कि अब इन लोगों ये ग्रुप जो है काफी सक्षम इंडिया में भी है। इनके हैंडलर यहाँ पे मौजूद हैं बड़े बड़े शहरों में। और इस साजिश के तार क्या नोएडा तक फैले हुए हैं, किस तरीके से, वो बताते हैं आपको। पुलिस ने नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से पकड़े गए रक्तुल्ला की निशानदेही पर हुई है। पुलिस नोएडा के सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार किया। दोनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस उन्हें अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई है। पुलिस ने रक्तुल्ला नाम के संदिग्ध को 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल से पकड़ा था। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप बरामद किया जिसमें जिहादी सामग्री मिलने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस की माने तो रक्तुल्ला से जब पूछताछ की गई तो उसने लैपटॉप अब्दुल्ला से लेने की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को नोएडा से अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो दोनों संदिग्ध आतंकियों की मुलाकात एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान देवबंद में हुई थी। और बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने नोएडा से हुई आतंकियों की गिरफ्तारी पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तारीफ की है, लेकिन आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार की खुफिया एजेंसी केंद्रीय एजेंसियों को मदद नहीं कर रही है। सुरक्षा के लिए पहले ही केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था और 2 आतंकवादी नोएडा में कल पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि और भी इस प्रकार के मॉड्यूल्स छुपे हुए हैं देश के अंदर। समय रहते बेहतर तालमेल
से केंद्र और स्टेट की एजेंसियों में आपसी तालमेल के कारण जो भी इस प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उन सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दिखाते हैं आपको कैसे हुई है राजेश्वर सिंह की छुट्टी। अलीगढ़ में 25 दिसंबर को घर वापसी कार्यक्रम का ऐलान करने वाले धर्म जागरण समिति के पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड क्षेत्र के प्रमुख राजेश्वर सिंह को आरएसएस ने छुट्टी पर भेज दिया है। हालांकि राजेश्वर सिंह की माने तो अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। जी संगम से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेश्वर सिंह ने यह कहा है। राजेश्वर सिंह एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने एटा में यह कहा था कि 2021 तक सभी को हिंदू बना दिया जाएगा। राजेश्वर सिंह के इस बयान के बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। और आइए अब देखते हैं कि अपनी छुट्टी पर राजेश्वर सिंह ने क्या सफाई दी है। अभी चल रहे हैं ना, हमारे होटल में दवाई खाली नहीं तो ये अरे नहीं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो मैंने सबको बता दिया। हिंद में इसके अलावा और कोई बात नहीं। अब जब हम उस पद ही नहीं उनका बात करेंगे। अच्छा, पद से ही हटा दिया गया है? हमने पद से छुट्टी ले ली। अच्छा, पद से छुट्टी दे दी है? हमने ले ली छुट्टी। हमने अच्छा, आपने खुद ली अपनी मर्जी से? 36 साल से काम कर रहे थे जी, काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय जब धर्म जागरण मंच जैसा एक जो धर्म परिवर्तन पूरा मामला चल रहा था, घर वापसी, आपकी तरफ से इतना बड़ा बयान 2021 तक का गया, वो बयान तो सब सही है। जब पद पर थे तो बयान दिया। और राजेश्वर सिंह को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में आजम खान ने चुटकी ली है और चुटकी लेते हुए ये कहा है कि लगता है जैसे किसी वैचारिक मंथन के लिए उन्हें भेजा गया होगा। वैचारिक मंथन करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आरएसएस और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आरएसएस न चाहे, प्रधानमंत्री जी न चाहे और ये सब कुछ हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राजेश्वर सिंह के मामले पर संघ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वाहिनी लगातार पूरे देश में सांप्रदायिकता को भड़काने का काम और धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ सरकार उस पर लीपापोती। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देश के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया गया और धार्मिक उन्माद पैदा, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और मैं समझता हूं ये जो भी कार्रवाई हुई है ये भी केवल दिखाने भर के लिए कार्रवाई हुई कि 1 महीना के लिए उनको अवकाश दिया गया है कि 1 महीने तब तक ये मामला कुछ मीडिया में हल्का पड़ जाएगा, दोबारा फिर उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह किसी भी गतिविधि को आगे नहीं बढ़ने देगी। ये सरकार पूरी तरह से संघ परिवार के दबाव में काम कर रही है और मोदी अपना अलग से एजेंडा चलाने के लिए संघ परिवार पर दबाव बना रहे हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। अब कौन इस दबाव में हावी होता है, ये समय का एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब ये पता लगेगा। और अब बात एक सांसद को मिली धमकी की। प्रतापगढ़ से अपने दल के सांसद कुंवर हरबंश सिंह को हत्या की धमकी मिली है। फोन पर हरबंश सिंह को हत्या की धमकी दी गई है। मोबाइल फोन पर लगातार कई नंबरों से ये धमकी उन्हें मिल रही थी, जिसके बाद सांसद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सांसद हरबंश और उनके प्रतिनिधि को पिछले 2 महीने से लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही थी। फोन पर प्रतापगढ़ की राजनीति से दूर रहने की बात कही जा रही थी। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताएं कि अपना दल केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी है। देखिए, कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। मैंने कई जो जहां घोटाले हुए थे, जो पब्लिक के पैसे लोग खा गए थे, मैंने जांच ऑर्डर करवा दिया है। उस आदेश से लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। और मुझे उससे कोई घबराहट नहीं है, लेकिन हमने प्रशासन को जानकारी दे दी है। हमने लखनऊ में फोन आया था, वहां एफआईआर कर दिया, यहाँ मैंने एफआईआर कर दिया। अब प्रशासन का काम है उसको देखना, समझना किसने फोन किया, क्या किया। तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। देखिए, माननीय सांसद जी के धमकी दिए जाने की बात प्रकाश में आई है और इसमें तत्काल ही थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में एफआईआर पंजीकृत कराया गया है। इसकी जांच की जा रही है, शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और खबरों में बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस दौरे में पीएम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता जयापुर गांव भी जा सकते हैं। दौरे में गंगा को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सदस्यता अभियान में भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम के दौरे को 20 जनवरी को हरी झंडी मिल सकती है, यानी उस दिन इसका ऐलान किया जा सकता है। और स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अधिकतर जगहों पर इससे निपटने के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद से स्वाइन फ्लू का एक केस आया था और अब इसके बाद नोएडा में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक हो गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती स्वाइन फ्लू के मरीज को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ का यह कहना है कि जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए अस्पताल में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्रशासन ने यहां 4 वार्ड इसके लिए जरूर अलग से बनवा दिए हैं। सवाल यह है कि बिना दवाइयों के आखिर स्वाइन फ्लू का मुकाबला कैसे किया जा सकेगा। पेशेंट आया था हमारे पास करीब 2-3 दिन पहले आया था और सिम्टम्स सारे फ्लू वाले थे। फीवर, हाई ग्रेड, कॉफ में बलगम आ रहा था, ब्रेथलेसनेस। तो जैसे नॉर्मल हम पेशेंट से एडमिट करते हैं उसी तरह से एडमिट किया गया था, लेकिन पेशेंट में डिटोरिएशन बहुत रैपिड था। मतलब नॉर्मल फ्लू के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन में बहुत जल्दी गिराव आना शुरू हो गया था। तो स्वाइन फ्लू का सस्पिशन रख के हमने उसका टेस्ट कराया था और टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो हमने ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करा दिया। कैलाश हॉस्पिटल से एक खबर आई थी कि एक केस आया है। हमारे पास अभी क्रॉस चेकिंग के लिए कोई सैंपल नहीं आया। उन्होंने हमसे मेडिसिन मांगी थी और कॉन्टैक्ट्स को देने के लिए। मेडिसिन हमारे अवेलेबल नहीं। हमने लखनऊ एपिडेमिक डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट किया गया। उन्होंने बताया गया कि उनके पास ही मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हमने एनसीडीसी दिल्ली से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने हमें रिटर्न में दे दिया कि हमारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हमने बहुत खोजबीन करने के बाद में एक फर्म है रोशनी फार्मास्यूटिकल दिल्ली, इससे कांटेक्ट किया। ये कह रहे हैं कि हम दवाई आपको थोड़ी सी संख्या में उपलब्ध करा देंगे कैश पेमेंट पर। और नोएडा के महाघोटालेबाज इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यादव सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आज भारतीय किसान यूनियन ने यादव सिंह की शव यात्रा निकाली। भारतीय किसान यूनियन ने यादव सिंह की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। यहाँ एक चपरासी भी बिना लखनऊ की मर्जी के नियुक्त नहीं होता और यहाँ पटवारी कम से कम 100 करोड़ का, नायब तहसीलदार 500 करोड़ का और तहसीलदार 1000 करोड़ का, और जो यहाँ सीओ और दूसरे पदों पे बैठे उनकी कोई गिनती नहीं हो। 5 साल से आसन मारे हुए बैठे सी। शाहजहांपुर में होमगार्ड ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत हो गई है। घटना कोतवाली के हुंदाल खेल इलाके की है। ये बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से, जहां प्रेमी प्रेमिका की बात हो गई है। कोतवाली के हुंदाल खेल इलाके की यह घटना है, जहां होमगार्ड ने प्रेमिका को गोली मार दी और प्रेमिका को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी सरकार की छवि बदलने की कोशिशों में जुटे हैं। बदायूं गैंगरेप केस में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए और इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आला अफसर हरकत में आए और नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दोनों सिपाहियों को पहले सस्पेंड किया गया और फिर बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही मूसाझाड़ थाने के इंस्पेक्टर राम लखन सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल जांच में नाबालिग लड़की से रेप की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी सिपाहियों की तलाश में जुटी है। यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर सतीश गणेश ने इस मामले में कार्रवाई की जानकारी दी। थाना मूसाझाड़ पर तैनात 2 आरक्षी जिनके नाम वीरपाल सिंह यादव और अवनीश यादव हैं, उनके द्वारा एक सफेद रंग की प्राइवेट कार में इस युवती को अपने साथ में वो लेकर गए
और थाना परिसर के अंदर एक जो आरक्षी का कमरा है उस कमरे में उसके साथ में दुराचार किया गया, जिसमें दोनों आरक्षियों को सर्वप्रथम निलंबित किया गया था और अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक उनको सेवा से पदच्युत करने के आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। तो मूसाझाग थाने में तैनात वीरपाल और अवनीश दोनों आरोपी हैं। ये दोनों सिपाही फरार हैं और बिना छुट्टी लिए ही थाने से गायब हैं। पीड़ित के मुताबिक दोनों सिपाहियों ने थाना परिसर में स्थित बैरक में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने रेप के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी का कहना है कि मामले में फोरेंसिक जांच भी होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई अभी उनको निलंबित कर दिया गया है और ये कल की जो है गायब हो गई है। इंस्पेक्टर्स को सीओ सामान को बताया गया है कि इनको तत्काल जो है खुलवा के जहां भी उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो सर ये माना जाए कि ये थाने में ही लोगों ने रेप किया है। अभी थाने में रहते हैं सिपाही, तो वीरपाल की कंप्लेन बता रही है। सर लड़की उसका मेडिकल कराया गया? हाँ, मेडिकल के लिए जो है लड़की को दिया गया है। बदायूं गैंगरेप मामले पर समाजवादी पार्टी नेता अशोक वाजपेयी ने सरकार की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। वहीं कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बदायूं दुर्भाग्य से पिछले दिनों से ही बहुत ही संवेदनशील रहा है। जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई, किसी महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया, ऐसी शिकायत आई, तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, उसे निलंबित भी कर दिया गया है। उन पुलिसकर्मियों को एफआईआर पंजीकृत की गई है और आगे भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। और ये संदेश है पूरे प्रदेश के लिए कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का काम करेगा या कहीं पर भी महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायत आएगी, सरकार बहुत सख्ती के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। और 2015 में सरकार कानून व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण और चुस्त दुरुस्त प्रशासन देने के लिए कृतसंकल्प है। बदायूं ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई और जब पुलिस जिसका काम है रक्षा करना और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो उस समाज और प्रदेश का भगवान मालिक हो जाता है। आज स्थिति इतनी खराब है, इसमें न केवल इन पुलिस वालों को दंडित करने की जरूरत है बल्कि कहीं न कहीं पुलिस पर अब लगाम लगाने का वक्त आ गया है और मुख्यमंत्री को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज ये महसूस कर सके कि वे अब पुलिस पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए। और चलिए अब बात करते हैं मौसम की। गाजियाबाद के बदले मिजाज ने शहर के लोगों को साल की पहली बारिश का तोहफा दिया। बारिश की शुरुआत सुबह बूंदाबांदी से हुई, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती गई। बारिश की वजह से लोगों को दफ्तर जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। और अब देखते हैं खबर एक नजर। लखनऊ में सीपीआई एमएल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च किया और विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। इटावा में एक टार बाबू पेंशन के लिए 3 साल से विभागों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुका है। अंत में उसने सीएम अखिलेश यादव के सरफई आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। मुन्नी लाल के मुताबिक कानपुर में क्लर्क शिखर निगम ने उनसे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मथुरा में महिलाएं दुकान से मोबाइल फोन चुरा ले गईं। घटना मोबाइल मार्केट विकास बाजार की है। महिलाओं को दुकानदार ने कई मोबाइल दिखाए, उन्हें कोई पसंद नहीं आया और इस दौरान एक महिला ने मोबाइल चुराकर अपने पास रख लिया।